कुदरत के सन्नाटे में एक शोर छिपा होता है जिसे सिर्फ वही सुन पाते हैं जिनका वक्त खत्म होने वाला है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुनसान जंगलों या वीरान रेगिस्तान में हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ कुछ और भी है जो हमें देख रहा है। ये वो ताकतें हैं जो हमारी दुनिया के नियमों को नहीं मानती। ये ना मरती हैं ना सोती हैं। ये हमारा चेहरा पहनती हैं, हमारी आवाज़ चुराती हैं और हमारे सबसे करीबी बनकर अंधेरे में इंतज़ार करती हैं। आज की कहानियाँ उस भूख के बारे में हैं जो कभी नहीं मिटती। अपने दरवाजे कसकर बंद कर लीजिए, क्योंकि आज रात डर का चेहरा शायद आपका अपना ही हो। आप देख रहे हैं स्ट्रेंज लॉर और ये है विंडिगोस की सच्ची कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। द फैमिन ऑफ क्रो हॉलो। भूख एक अजीब चीज है। पहले दिन ये आपके पेट में मरोड़े पैदा करती है, दूसरे दिन ये आपके दिमाग को धुंधला कर देती है, लेकिन चौथे या पांचवें दिन भूख आपसे बातें करने लगती है। ये आपको वो चीजें दिखाती है जो वहाँ नहीं है, या शायद वो चीजें जो हमेशा से वहीं थी, बस आप उन्हें देख नहीं पा रहे थे। मेरा नाम है आर्थर। मैं यूकॉन टेरिटरी कनाडा में एक सर्वाइवल गाइड हूँ। लोग यहाँ शहर की भागदौड़ से दूर असली दुनिया देखने आते हैं। वे भूल जाते हैं कि असली दुनिया में कोई नियम नहीं होते, कोई दया नहीं होती। यहाँ सिर्फ दो ही आस्थाएं हैं, शिकारी और शिकार। ये कहानी 1998 की सर्दियों की है। मुझे एक अमीर क्लाइंट मिस्टर सुलिवान को एल्क हंटिंग के लिए ले जाना था। सुलिवान एक घमंडी आदमी था जिसे लगता था कि उसके महंगे गियर और ऑटोमेटिक राइफल उसे नेचर से बड़ा बनाते हैं। हम क्रोज हॉलो नामक इलाके में थे। ये एक गहरी घाटी में है जहाँ सूरज की गर्मी सर्दियों में बमुश्किल 2 घंटों के लिए आती है। तीसरे दिन मौसम ने करवट ले ली। रेडियो पर चेतावनी थी कि एक छोटा तूफान आएगा, लेकिन जो आया वो तूफान नहीं बल्कि एक सफ़ेद दीवार थी। तापमान -145 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। हमारी स्नो मोबाइल्स जम गईं। हम अपनी मुख्य कैबिन तक नहीं पहुंच पाए। हमें एक पुरानी टूटी फूटी ट्रैपर शैक में शरण लेनी पड़ी। हमारे पास सिर्फ 2 दिन का खाना बचा था। ये कब रुकेगा? सुलिवान ने अपनी महंगी घड़ी देखते हुए पूछा। जब पहाड़ चाहेंगे, मैंने आग में लकड़ी डालते हुए कहा। 3 दिन और गुजर गए, तूफान नहीं रुका। हमारा खाना खत्म हो चुका था। हम बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे थे, लेकिन पेट की आग पानी से नहीं बुझती। चौथी रात मैंने सुलिवान में बदलाव देखा। वो कोने में बैठा था, अपनी राइफल की नाली को साफ कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर थी, मेरे चेहरे पर नहीं, मेरी जांघों पर। आर्थर, उसने अपनी सूखी जीभ होठों पर फेरते हुए कहा, तुम्हें कभी लगा है कि बर्फ चीनी जैसी दिखती है? सो जाओ सुलिवान, मैंने अपनी बंदूक अपने पास खींचते हुए कहा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बाहर हवा की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई रो रहा हो, और उस रोने की आवाज़ के बीच मुझे एक गंध आई। ठंड में गंध जम जाती है। -45 डिग्री में आपको कुछ भी सूंघना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक बदबू आ रही थी। गीली सड़ी हुई बदबू, जैसे किसी ने पुराना मांस फ्रीजर से बाहर निकाल दिया हो। अगली सुबह सुलिवान गायब था। दरवाज़ा खुला था, बर्फ अंदर आ रही थी। बेवकूफ़ आदमी, मैंने बुदबुदाया। मैंने अपना गियर पहना और बाहर निकला। बर्फ पर उसके बूट्स के निशान थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन निशानों के साथ कुछ और भी था। सुलिवान के निशानों के बगल में एक और सेट था। वो निशान नंगे पैरों के थे। इतनी ठंड में कोई नंगे पैर कैसे चल सकता है? और वो पैर, वो बहुत बड़े थे, कम से कम 18 इंच लंबे, और इनके बीच की दूरी 8 फीट थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। भालू नहीं,
मैंने सोचा भालू ऐसे नहीं चलते। मैंने निशानों का पीछा करते हुए घने देवदार के जंगल में गया। यहाँ पेड़ इतने पास पास थे कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा था। अचानक मुझे आगे एक पेड़ के नीचे कुछ दिखाई दिया। ये सुलेमान का जैकेट था, खून से सना हुआ, और उसके पास उसकी राइफल पड़ी थी। बैरल मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे लोहे की छड़ की तरह मोड़ दिया हो। सुलेमान, मैं चिल्लाया। जवाब में हवा चली और हवा के साथ एक आवाज आई, आर्थर, खाना मिल गया। आवाज सुलेमान की थी, लेकिन वो ऊपर से आ रही थी। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया। देवदार के पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर करीब 30 फीट ऊपर वो बैठा था। ये जो भी सुलेमान का बचा हुआ हिस्सा था वो 2 शाखाओं के बीच फंसा हुआ था। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था और उसके ठीक ऊपर एक और फिगर थी। वो फिगर कम से कम 9 फीट लंबी थी। उसका शरीर इतना पतला था कि ऐसे लग रहा था जैसे रीढ़ की हड्डी पेट से बाहर निकल आएगी। उसकी त्वचा का रंग बर्फ जैसा सफ़ेद नीला था और वो बहुत तंग थी, जैसे हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया हो। उसके हाथ घुटनों तक लंबे थे और उंगलियों के सिरे काले पड़ चुके थे जो खंजर जैसे लग रहे थे। उसका सिर एक इंसानी खोपड़ी जैसा था, लेकिन काफी विकृत। उसके होंठ नहीं थे, उसने अपने होंठ चबा लिए थे, जिससे उसके पीले नुकीले दांत हमेशा दिख रहे थे और उसके सिर से बर्फ और खून से सने हुए सींग निकल रहे थे। वो एक विंडिगो था, उत्तर का राक्षस और भूख का अवतार। वो सुलेमान के शरीर को खा रहा था, बहुत ही तरीके से। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, उस राक्षस ने खाना रोक दिया। उसने अपना सिर एक पक्षी की तरह झटके से मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखों के सॉकेट गहरे गड्ढे थे, जिनमें एक ठंडी सफ़ेद रोशनी जल रही थी। उसने सुलेमान का आधा खाया हुआ हाथ नीचे गिरा दिया। वो मेरे बूट्स के पास आकर गिरा। बांट लो, उस राक्षस ने कहा। आवाज सुलेमान की थी, एकदम वही टोन, लेकिन उसके पीछे एक गूंज थी, जैसे बर्फ के टूटने की आवाज। भूख मिटा लो आर्थर। उसने मुझे इनवाइट किया। वो चाहता था कि मैं भी उसे खाऊं। पुरानी कहानियों के अनुसार अगर आप एक इंसान का मांस चख लेते हैं तो आप भी वही बन जाते हैं। नर्क में जाओ तुम। मैंने अपनी राइफल उठाई और फायर किया। बैम! गोली उसके सीने में लगी। वो हिला भी नहीं, बस धूल जैसा कुछ उड़ा। वो हंसा, एक सूखी खड़खड़ाती हुई हंसी। वो पेड़ से नीचे कूदा। 30 फीट की ऊंचाई से गिरने पर किसी की भी हड्डियां टूट जानी चाहिए, लेकिन वो जमीन पर रुई की तरह उतरा, बिल्कुल खामोश। वो अपने पीछे के पैरों पर खड़ा हुआ। वो मुझसे इतना ऊंचा था कि मुझे उसे देखने के लिए गर्दन पूरी ऊपर करनी पड़ी। उसकी सड़ी हुई सांस मेरे चेहरे पर लगी। मैं पीछे हटते हुए बर्फ में गिरा। मेरी राइफल हाथ से छूट गई। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। तुमने उसे भूखा रखा, उसने मेरी आवाज में कहा, मेरी अपनी आवाज में। अब तुम बनोगे। उसने अपना लंबा पंजा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने अपनी बेल्ट से फ्लेयर गन निकाली। ये मेरा आखिरी दाव था। मैंने सीधा उसके चेहरे पर निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। लाल फ्लेयर का गोला सीधा उसके खुले मुंह के अंदर गया। वो चीखा। ये चीख किसी जानवर की नहीं थी। ये हवा, तूफान, हजारों मरते हुए लोगों की मिलीजुली चीख थी। आग उसके अंदर जलने लगी। उसका सूखा हुआ शरीर अंदर से चमकने लगा। वो पीछे हटा, पेड़ों से टकराते हुए, अपनी ही आग में जलते हुए जंगल की गहराई में भागा। मैं वहां नहीं रुका। एड्रेलिन ने मुझे ताकत दी। मैं उस शेक तक वापस भागा, अपना सैटेलाइट फोन उठाया और SOS भेजा। मुझे 2 दिन बाद रेस्क्यू किया गया। मैंने पुलिस को बताया कि सुलेमान पर भालू ने हमला किया था
उन्होंने मान लिया क्योंकि वहाँ खून और फटे हुए कपड़े मिले थे। उन्हें मेरा फ्लेयर गन से जला हुआ कोई राक्षस नहीं मिला। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। मैं अब यूकॉन छोड़ चुका हूँ। मैं अब फ्लोरिडा में रहता हूँ जहाँ कभी बर्फ़ नहीं गिरती। लेकिन वो भूख कभी नहीं रुकी। मैं रात को उठकर फ्रीज़र खोलता हूँ और कच्चे मांस को घूरता रहता हूँ। पका हुआ खाना मुझे मिट्टी जैसा लगता है। और सबसे बुरी बात, कभी कभी जब मैं भीड़ में होता हूँ या किसी रेस्टोरेंट में मुझे एक गंध आती है, वही सड़ी हुई मीठी बदबू। और मैं देखता हूँ कि कोई कोने में बैठा मुझे देख रहा है। कोई बहुत पतला आदमी जिसके कपड़े उस पर ढीले लटक रहे हैं। वो कहती हैं कि विंडिगो मरता नहीं है, वो सिर्फ हाइबरनेट करता है। शायद जब उसने सुलेमान का मांस मेरी तरफ फेंका था और जब वो मेरे होठों पर लगा था, शायद मैंने अनजाने में उसे चख लिया था। क्योंकि अब जब मैं आईने में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे दांत थोड़े नुकीले हो रहे हैं और मेरी त्वचा वो थोड़ी तंग लग रही है। मुझे बहुत भूख लगी है और बाहर ठंड बढ़ रही है। द इंस्टिएबल फ्रॉस्टबाइट ऑफ ब्लैकवुड। लोग कहते हैं कि बर्फ़ सब कुछ ढक लेती है, ये दुनिया को साफ, सफ़ेद और सुंदर बना देती है। लेकिन वो नहीं जानते कि बर्फ़ एक कफन है। ये रहस्य को दफनाती है, आवाज़ों को दबाती है और चीज़ों को उस स्टेट में प्रिजर्व करती है जिसमें उन्हें मर जाना चाहिए था। मेरा नाम गॉर्डन है। मैं एक रिटायर्ड आर्किटेक्ट हूँ। शहर की शोर और अपनी निजी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से भागने के लिए मैंने कोलोराडो रॉकीज में स्थित ब्लैकवुड लॉज की देखभाल का काम लिया था। ये लॉज सदियों में 6 महीनों के लिए बंद रहता था। मेरा काम बस इतना था कि मैं पाइप्स को जमने से रोकूं, छत से भारी बर्फ हटाऊं और सुनिश्चित करूं कि जब वसंत में मालिक वापस आएं तो लॉज खड़ा रहे। लॉज समुद्री तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर था। करीबी शहर 40 मील दूर था और मेरे पास एक स्नो कैट, एक सैटेलाइट फ़ोन और 6 महीने का राशन था। शुरुआत के 2 महीने पूरी शांति से निकले। मैं अपनी किताबें पढ़ता, फायरप्लेस के सामने बैठता और पुरानी विस्की पीता। हालांकि मैंने वादा किया था कि मैं पीना छोड़ दूंगा, लेकिन जनवरी के मध्य में मौसम बदलने लगा। रेडियो पर एक चेतावनी आई, सदी का सबसे बड़ा तूफान आ रहा है। और वो आया। 3 दिनों तक हवा इतनी तेज थी कि लॉज की दीवारें कांप रही थी। खिड़कियों के बाहर सफ़ेदी के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा था। तापमान -30 डिग्री तक गिर गया। चौथी रात जब तूफान थोड़ा थमा, अजीब घटनाएं शुरू हुई। मैं किचन में था, डिनर बना रहा था। अचानक मुझे एक गंध आई। ये किचन की गंध नहीं थी, ये सड़ने की गंध थी। जैसे कोई गीला सड़ा हुआ मांस वेंटिलेशन शाफ्ट में फंस गया हो। मैंने फ्रिज चेक किया, डस्टबिन चेक किया, सब कुछ पूरी तरह से साफ था। फिर बेसमेंट से आवाज़ आई, धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज़ गिरी हो। लॉज में मैं अकेला था। मैंने अपनी फ्लैशलाइट और एक फायर एक्स उठाई और बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। बेसमेंट में जनरेटर और फ्रीज़र रखे थे। वहाँ बहुत ठंड थी, ऊपर के कमरों से भी ज़्यादा। मैंने देखा कि डीप फ्रीज़र का ढक्कन खुला हुआ था। मैं हैरान था, मैंने उसे खुद बंद किया था। मैं फ्रीज़र के पास गया। फ्रीज़र के अंदर का सारा मांस, स्टेक, चिकन और पोर्क गायब थे। फ्रीज़र एकदम खाली था सिवाय एक चीज़ के। फ्रीज़र के तले पर बर्फ़ में जमी हुई एक उंगली थी, इंसान की उंगली, जिस पर एक सोने की अंगूठी थी। मैं पीछे हटा, मेरी सांस अटक गई। ये उंगली कहाँ से आई और मेरा सारा खाना कौन ले गया? तभी लॉज की छत के ऊपर से आवाज़ आई, खुरच खुरच खुरच। कोई छत पर चल रहा था, लेकिन वो कदमों की आवाज़ नहीं थी, ये हड्डियों के बजने की आवाज़ थी,
जैसे कोई कंकाल टीन की छत पर नाच रहा हो। मैं ऊपर भागा और मुख्य कमरे में आ गया। मैंने सारे दरवाज़ों के लॉक चेक किए। गॉर्डन, आवाज़ सामने के दरवाजे के बाहर से आई। मैं जम गया। ये आवाज़ मेरी पत्नी मार्था की थी। मार्था, जिसकी मौत 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। गॉर्डन, दरवाज़ा खोलो, ठंड बहुत है बाहर, मेरी उंगलियां जम गई हैं, उसने कहा। आवाज़ में दर्द था, वही दर्द जो मैंने उसकी आखिरी सांस में सुना था। तुम असली नहीं हो, मैंने चिल्लाया, कुल्हाड़ी को अपने सीने से लगाते हुए। तुम मर चुकी हो। बाहर से एक हंसी आई। ये मार्था की हंसी नहीं थी, ये हवा के झोंकों जैसी सूखी और खड़खड़ाती हुई हंसी थी। मौत सिर्फ एक भूख है गॉर्डन, उस आवाज ने कहा। फिर सन्नाटा छा गया। अगले दिन मैंने बाहर जाने की हिम्मत की। मुझे देखना था कि बाहर क्या है। बर्फ पर पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान किसी जानवर के नहीं थे। वो 2 खुरों के निशान थे, लेकिन वो इंसान के पैर की तरह चलते थे और उनके बीच की दूरी करीब 12 फीट थी। जो भी चीज़ थी वो बहुत लंबी थी और वो लॉज के चारों तरफ चक्कर काट रही थी, एक पूरे घेरे में। मैं अंदर कैद था। उस शाम मैंने सैटेलाइट फ़ोन से मदद बुलाने की कोशिश की। मेडे मेडे, ये ब्लैकवुड लॉज है, क्या कोई सुन रहा है? फ़ोन से सिर्फ स्टैटिक आ रहा था। फिर स्टैटिक के बीच से एक आवाज़ आई, भूख लगी है। ये मेरी आवाज़ थी। मैं फ़ोन को घूरता रहा। गॉर्डन, जो फ्रीज़र में था वो स्वादिष्ट था, मेरी आवाज़ ने कहा, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। मैंने फ़ोन दीवार पर दे मारा, वो टूटकर बिखर गया। रात होते होते तापमान और गिर गया। आग जलने के बावजूद लॉज के अंदर मेरी सांस भाप बन रही थी। वो चीज़ अपने साथ ठंड ला रही थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड। मैं लिविंग रूम के बीचों बीच बैठा था। चारों तरफ मोमबत्तियां जलाई हुई थी। तभी बिजली चली गई, जनरेटर्स बंद हो गए, खूब अंधेरा छा गया। सिर्फ फायरप्लेस की हल्की लाल रोशनी बची थी। खिड़की के बाहर 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। वो खिड़की की ऊंचाई पर थी, जो जमीन से 10 फीट ऊपर था। वो चीज 10 फीट लंबी थी। उसने कांच पर हाथ रखा। वो हाथ नहीं था, वो एक पंजा था जिसकी उंगलियां लंबी, काली और सड़ी हुई थी। नाखून कांच को खरोच रहे थे। स्क्रीच, अंदर आने दो। मैंने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी। चले जाओ। अचानक कांच टूट गया। बर्फ और कांच के टुकड़े अंदर बिखर गए और वो चीज अंदर कूद गई। फायरप्लेस की रोशनी में मैंने उसे देखा। वो एक विंडिगो था। उसका शरीर एक भयानक मजाक जैसा था। वो इतना दुबला पतला था कि उसकी पेल्विस और पसलियां त्वचा से बाहर निकल रही थी। उसकी त्वचा ट्रांसपेरेंट और ग्रे थी, जैसे किसी लाश की होती है जो पानी में बहुत दिन रही हो। उसका सिर एक एल्क की खोपड़ी जैसा था, लेकिन उस पर इंसानी बाल थे, लंबे, गंदे, उलझे हुए बाल। उसके सींग छत को छू रहे थे, लेकिन सबसे भयानक उसका मुंह था। उसके होंठ नहीं थे। उसने अपनी ही भूख में अपने होंठ खा लिए थे। खून से सने हुए मसूड़े और पीले नुकीले दांत हमेशा दिख रहे थे। उसके मुंह से लार टपक रही थी, जो फर्श पर गिरते ही जम रही थी। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में कोई पुतलियां नहीं थी, बस एक सफेद अंतहीन भूख थी। मांस, उसने फुसफुसाया। उसके गले से सूखी पत्तियों के टूटने जैसी आवाज आ रही थी। वो मेरी तरफ लपका। मैंने कुल्हाड़ी घुमाई। कुल्हाड़ी उसके कंधे पर लगी, लेकिन ऐसे लगा जैसे मैंने किसी पत्थर पर वार किया हो। कुल्हाड़ी वहीं फंस गई। उसने मुझे अपने पंजे से मारा।
मैं उड़ता हुआ कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा। मेरी पसलियां टूटने की आवाज़ आई। दर्द का एक तेज झोंका मेरे शरीर में दौड़ गया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। वो लंगड़ा रहा था, लेकिन उसकी चाल में एक शिकारी का विश्वास था। गॉर्डन, मैंने तुम्हारा फ्रीज़र खाली किया है, उसने कहा, क्योंकि मुझे ताज़ा चाहिए। वो मेरे ऊपर झुक गया। उसकी सड़ी हुई सांस से मेरा दम घुटने लगा। मेरे हाथ में पास पड़ी विस्की की बोतल आ गई, वही विस्की जिसे मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना मुंह खोला मुझे काटने के लिए। मैंने विस्की की बोतल उसके मुंह में दे मारी, साथ ही अपनी जेब से लाइटर निकाल जला दिया। ये ले हरामखोर। विस्की में आग लग गई। पिंडिगो का चेहरा आग के लपटों में घिर गया। वो पीछे हटा, एक भयानक चीख मारते हुए। आग उसके सूखे पूरे शरीर पर पेट्रोल की तरह फैल गई। उसकी त्वचा बिल्कुल सूखी थी, तुरंत चलने लगी। वो दर्द से पागल होकर इधर उधर भागने लगा। उसने पर्दों में आग लगा दी, सोफे में आग लगा दी, पूरा लॉज जलने लगा। मैं रेंगते हुए टूटी हुई खिड़की की तरफ बढ़ा और बाहर बर्फ में गिरा। पीछे लॉज एक नरक की तरह जल रहा था। आग की लपटें आसमान छू रही थी और उन लपटों के बीच से उस राक्षस की चीखें आ रही थी, लेकिन वो चीखें बदल रही थी। कभी वो मार्था की आवाज़ में चीखता, कभी मेरे पिता की, कभी मेरी। वो अपनी चुराई हुई हर आवाज़ के साथ मर रहा था। मैं बर्फ में पड़ा रहा, लॉज को चलते हुए देखता रहा। गर्मी ने मुझे जमने से बचा लिया। हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई। धुएं का गुब्बारा देखकर फॉरेस्ट सर्विस ने एक रेस्क्यू टीम भेजी थी। वो मुझे अस्पताल ले गए। मेरे शरीर पर कई फ्रैक्चर्स थे और 3rd डिग्री बर्न्स थे। मैंने उन्हें बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। मैंने उस विंडिगो का जिक्र नहीं किया। राख में उन्हें कोई अवशेष नहीं मिला, ना मेरी कुल्हाड़ी, ना वो उंगली जो मैंने फ्रीजर में देखी थी। लेकिन एक चीज है जो मुझे सोने नहीं देती। डॉक्टर ने कहा कि मैं माल न्यूट्रिशन का शिकार हूँ। ये अजीब था क्योंकि मेरे पास फ्रीजर खाली होने से पहले इनफ राशन था, लेकिन जब उन्होंने मेरा एक्सरे किया तो उन्होंने मेरे पेट में कुछ अजीब पाया। मेरे पेट के अंदर एक सोने की अंगूठी थी, वही अंगूठी जो मैंने फ्रीजर में पड़ी उंगली पर देखी थी। मुझे याद नहीं मैंने कब उसे खाया। मुझे याद नहीं कि मैंने फ्रीजर का बाकी मांस कब खाया था। क्या विंडिगो सच में बाहर था या वो सर्दी और अकेलेपन की वजह से मेरे अंदर जाग गया था। मैं अब शहर में रहता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा भूख लगी रहती है और जब मैं अपने हाथ देखता हूँ तो वो मुझे थोड़े पतले थोड़े लंबे लगते हैं। मुझे ठंड लगती रहती है, शायद मुझे थोड़ा मांस चाहिए। The thing that wear the skin। रेगिस्तान की गर्मी दिमाग के साथ खेल खेलती है। जब आप 110 डिग्री तापमान में अकेले होते हैं तो हीट हेज अलग अलग तरह की फिगर्स बनाने लगती है। लेकिन जो मैंने न्यू मैक्सिको के उस रेंच पर देखा वो गर्मी का धोखा नहीं था। वो मांस और हड्डियों की एक ऐसी फिगर थी जिसे कुदरत के नियमों के खिलाफ बनाया गया था। मेरा नाम डॉक्टर लुकस है। मैं एक वेटेरियन पैथोलॉजिस्ट हूँ। मेरा काम उन जानवरों की मौत की जांच करना है जो रहस्यमय तरीके से मरते हैं। जब मुझे रेड मैसा रेंच से कॉल आया तो मैंने सोचा कि ये कोई सामान्य बीमारी होगी, शायद एंथ्रेक्स या कोई जहरीला पौधा। रेंच के मालिक मिस्टर गैरेट ने फ़ोन पर कहा था कि उनकी गायें मर नहीं रही बल्कि खाली हो रही हैं। मैं अपना ट्रक लेकर वहाँ पहुँचा। ये जगह किसी सिविलाइजेशन से मीलों दूर थी। चारों तरफ सिर्फ लाल चट्टानें, धूल और सूखी झाड़ियाँ थी। जब मैं रेंच पहुँचा तो दोपहर हो चुकी थी। मिस्टर गैरेट पोर्च पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो एक सख्त आदमी थे, लेकिन उनकी आंखों में मैंने वो चीज़ देखी जो एक पुराने रेंचर की आंखों में कभी नहीं होनी चाहिए। वो था डर। डॉक्टर, मुझे खुशी है कि आप यहाँ आए, उन्होंने बिना हाथ मिलाए कहा।
शेड के पीछे 3 और मिली हैं। हम जीप में बैठकर चारागाह की तरफ गए। वहाँ धूल में 3 गायें पड़ी थी। मैंने अपना मेडिकल किट उठाया और पास गया। पहली नज़र में ही मेरा माथा ठनक गया। गायों के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, कोई खून नहीं फैला था। ऐसे लग रहा था जैसे वो बस सो रही हों। लेकिन जब मैंने एक गाय को हाथ लगाया तो वो पिचक गई, जैसे उसके अंदर कुछ था ही नहीं। मैंने अपनी चाकू से चीरा लगाया। अंदर कोई अंग नहीं थे। दिल, फेफड़े, जिगर सब गायब थे और खून की एक बूंद भी नहीं थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि चीरा लगाने की जगह इतनी साफ थी जैसे लेजर से काटा गया हो। क्या ये कायोटी का काम है? गैरेट ने पूछा। हालांकि वो जानते थे कि ये सवाल पूरी तरह से बकवास था। कायोटी फाड़ते हैं मिस्टर गैरेट, वो सर्जरी नहीं करते, मैंने जवाब दिया। तभी मुझे एक गंध आई। ये सड़ी हुई लाश की गंध नहीं थी, ये एक अजीब तरह की गंध थी, जैसे ओजोन और तांबे की मिलीजुली महक हो और उसके साथ गीले कुत्ते की बदबू आ रही थी। डॉक्टर, गैरेट ने धीरे से कहा, वहाँ देखिए। उन्होंने एक चट्टान की तरफ इशारा किया जो हमसे करीब 300 गज दूर थी। वहाँ एक कायोटी बैठा था, वो हमें देख रहा था। ये एक सिर्फ भेड़िया है, मैंने कहा। ध्यान से देखिए, गैरेट ने फुसफुसाया। मैंने अपनी दूरबीन उठाई। वो कायोटी बहुत बड़ा था। एक सामान्य कायोटी 30 से 40 पाउंड का होता है। ये चीज कम से कम 100 पाउंड की लग रही थी। लेकिन जो चीज मुझे परेशान कर रही थी वो उसकी आंखें थी। जानवरों की आंखें दूरबीन में अलग दिखाई देती हैं, उनकी पुतलियां अलग होती हैं, लेकिन इस कायोटी की आंखें इंसानों की जैसी थी। उसकी आंखों में सफेदी थी और वो पलके नहीं झपक रहा था। अचानक वो कायोटी खड़ा हो गया, अपने चारों पैरों पर नहीं, वो अपने पिछले 2 पैरों पर खड़ा हुआ। मेरा दिल एक धड़कन चूक गया। जानवर 2 पैरों पर खड़े हो सकते हैं संतुलन बनाने के लिए, कुछ पलों के लिए, लेकिन ये एकदम सीधा खड़ा था, एक आदमी के जैसे। उसके अगले पैर उसके शरीर के साथ अजीब तरह से लटक रहे थे, जैसे कि वो बहुत लंबे हो। उसने अपना एक हाथ उठाया और हमारी तरफ वेव किया, एक धीमा जानबूझकर किया गया इशारा। चलो यहाँ से चलते हैं, गैरेट ने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अभी हम वापस रेंच हाउस आ गए। उस रात गैरेट ने मुझे गेस्ट कैबिन में रुकने को कहा, जो मेन घर से थोड़ा दूर था। रात को बाहर मत निकलना डॉक्टर, उन्होंने मुझे चेतावनी दी। चाहे कोई भी आवाज़ आए, चाहे कोई भी तुम्हें बुलाए, बाहर मत आना। क्यों, क्या है वो? मैंने पूछा। गैरेट ने मेरी आंखों में देखा। यहाँ के पुराने लोग उसे ये नायोल्डीज कहते हैं, स्किन वॉकर, वो जो 4 पैरों पर चलता है। मैं साइंस का आदमी हूँ, मैं इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। मैंने सोचा गैरेट शायद तनाव में है। मैं अपने कैबिन में गया, मैंने दरवाजे लॉक किए और अपनी रिपोर्ट लिखने लगा। रात के करीब 2 बजे सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में गूंज रहा था। तभी मुझे कैबिन की छत पर आवाज सुनाई दी, थप थप थप। कोई छत पर चल रहा था। कदमों की आवाज भारी थी लेकिन नंगे पैरों जैसी थी। मैं अपनी कुर्सी पर जम गया। क्या ये कोई जानवर है? रकून? फिर आवाज छत से उतरकर दीवार की तरफ आई और फिर खिड़की के पास। मेरी खिड़की पर भारी पर्दे लगे थे, मैं बाहर नहीं देख सकता था। नॉक नॉक नॉक। खिड़की के कांच पर दस्तक। डॉक्टर लुकस, आवाज गैरेट की थी। मैंने राहत की सांस लेते हुए उठने ही वाला था कि मैं रुक गया। गैरेट की आवाज में कुछ गड़बड़ थी। वो आवाज काफी फ्लैट थी, उसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं था, जैसे कोई शब्द पढ़ रहा हो बिना उसका मतलब समझे। डॉक्टर लुकस, दरवाज़ा खोलिए, मुझे चोट लगी है। मैंने खिड़की के पास जाकर पर्दों के किनारे से हल्का सा झांका। बाहर मिस्टर गैरेट खड़े थे। वो खिड़की की तरफ पीठ करके खड़े थे
उन्होंने वही कपड़े पहने थे जो शाम को पहने थे। मिस्टर गैरेट, मैंने पूछा। डॉक्टर कोलिए। तभी मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उनके बूट्स उल्टे थे। नहीं, बूट्स उल्टे नहीं थे, उनके पैर उल्टे मुड़े हुए थे, घुटने पीछे की तरफ, और उनकी गर्दन एक अजीब एंगल पर झुकी हुई थी, जैसे कि टूटी हुई हो। मेरा खून ठंडा पड़ गया। तुम गैरेट नहीं हो? मैंने पीछे हटते हुए बुदबुदाया। बाहर खड़ी फिगर ने सुनना बंद कर दिया। उसके कंधे हिलने लगे। वो हंस रहा था। गैरेट, गैरेट, गैरेट। वो बार बार नाम दोहराने लगा, लेकिन अब आवाज़ गैरेट की नहीं थी, वो आवाज़ मेरी थी। वो मेरी ही आवाज़ में मुझे पुकार रहा था। फिर वो फिगर मुड़ी। उसका चेहरा गैरेट का था, लेकिन वो काफ़ी ढीला था, जैसे किसी ने चेहरे की खाल को खींचकर मास्क की तरह पहन लिया हो। आंखें सॉकेट में सही जगह पर नहीं थी। एक आंख माथे के पास थी, दूसरी गले के पास, और मुंह सिवाय एक काले फटे हुए छेद के कुछ भी नहीं था। मैं डर के मारे पीछे गिरा। मेरी टेबल लैंप गिर गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर से खुरचने की आवाज़ आने लगी। वो कांच काटने की कोशिश कर रहा था। मैं बाथरूम में गया और दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं पूरी रात बाथटब में अपनी पॉकेट नाइफ हाथ में लेकर बैठा रहा। बाहर से अलग अलग आवाज़ें आती रही। कभी गैरेट की आवाज़, कभी मेरी पत्नी की आवाज़, कभी एक रोते हुए बच्चे की आवाज़। लूकस, मुझे प्यास लगी है। सुबह होते ही आवाज़ें बंद हो गईं। मैं हिम्मत करके बाहर निकला। सूरज निकल चुका था। मुख्य घर का दरवाज़ा खुला पड़ा था। मैं भागते हुए अंदर गया। मिस्टर गैरेट। अंदर का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। गैरेट अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में एक शॉटगन थी। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन छत पर खून नहीं था, दीवारों पर खून नहीं था। उनका शरीर सूखा हुआ था, जैसे उन गांवों का शरीर था। उनके अंदर कोई खून नहीं था, और उनकी त्वचा जगह जगह से गायब थी। चेहरे की त्वचा, हाथों की त्वचा, उन्हें बहुत सफाई से छीला गया था। मुझे समझ आ गया, कल रात जो मेरी खिड़की के बाहर था, उसने गैरेट की त्वचा पहनी हुई थी। मैं अपने ट्रक की तरफ भागा। मुझे यहाँ से निकलना था। मैंने इंजन स्टार्ट किया। ट्रक धूल उड़ाते हुए रेंच से बाहर निकला। मैं मुख्य सड़क पर आ गया। मैंने पुलिस को कॉल किया। मैंने उन्हें बताया कि गैरेट मर चुका है। मैंने त्वचा के बारे में नहीं बताया। मैंने स्किन वॉकर के बारे में बात नहीं की, क्योंकि अगर मैं करता तो वो मुझे पागल समझते। मैं अब फिनिक्स में वापस आ गया हूँ, भीड़ भाड़ वाले शहर में, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ साथ ले आया हूँ। स्किन वॉकर के बारे में कहा जाता है कि अगर आप उसकी आंखों में देख लें तो वो आपको मार्क कर देता है। वो आपकी गंध याद रखता है। पिछले कुछ दिनों से मेरा कुत्ता ब्रूनो मुझे देखकर अजीब बिहेवियर कर रहा है। वो मेरे पास नहीं आता, वो मुझे देखकर गुर्राता है। और कल रात मैं अपने अपार्टमेंट में सो रहा था। मैं 3री मंजिल पर रहता हूँ। मुझे अपनी खिड़की पर आवाज़ सुनाई दी, नॉक नॉक नॉक, और फिर एक आवाज़, डॉक्टर लूकस, रिपोर्ट तैयार है। ये मेरी रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ थी। लेकिन रात के 3 बजे 3री मंजिल की खिड़की पर मैं खिड़की के पास नहीं गया। मैंने पर्दे नहीं हटाए। मैं बस अपनी रजाई के अंदर दुबक गया और कानों पर हाथ रख लिए। लेकिन मुझे पता है कि वो अब भी बाहर है। उसने अब शहर का रास्ता देख लिया है और उसे नए चेहरे की ज़रूरत है, नई स्किन की ज़रूरत है। अगर आपको कभी लगे कि आपका कोई अपना थोड़ा अलग दिख रहा है, उसकी त्वचा थोड़ी ढीली है या उसकी मुस्कान थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है, तो उससे पूछना मत कि क्या हुआ। बस भाग जाना, क्योंकि हो सकता है कि वो आपका दोस्त ना हो, वो बस एक खोखला शेल हो
और अंदर अंदर वो चीज बैठी हो जो रेगिस्तान से आई है। मुझे अब भी वो तांबे की बदबू आती है। ये मेरे कमरे के अंदर आ चुकी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही डरावनी सच्ची कहानियों के साथ अगली वीडियो में।